बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बात को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम लोग कि पिछली क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने वो सिचुएशन पढ़ी है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कोई भी सेस, कोई भी रेट और कोई भी प्रॉफिट बेस्ड टैक्स होगा जो प्रॉफिट का परसेंटेज बना के कैलकुलेट होगा या अदरवाइज। अच्छा, अब तक तो आपने जितने भी प्रॉफिट बेस्ड टैक्स देखे हैं वो प्रॉफिट का परसेंटेज बन के ही क्या होते हैं, कैलकुलेट होते हैं। अदरवाइज आपने कैलकुलेशन कोई देखी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आप वो भी देख लेंगे। मैं उस पॉइंट बता दूंगा, देखो ये अदरवाइज कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन ये है प्रॉफिट का ही टैक्स। तो वो टैक्स जो प्रॉफिट बेस्ड टैक्स हो, एक्टिविटी बेस्ड टैक्स हो, जो कि प्रॉफिट का परसेंटेज बनाकर या अदरवाइज कैलकुलेट किया जा रहा हो, तो उस टैक्स को हम एक्सपेंस के तौर पर क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये हमारा डिस्कशन था। फिर दूसरे केस में था, अगर आपका किसी ने विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट कर लिया हो तो आप उसको अकाउंटिंग में अगर एक्सपेंस मान चुके हैं, वैसे वहां भी नहीं मानते, मान चुके हैं तो आपने गलत किया, आप उसको एड बैक करवा दें। और जो विदहोल्डिंग टैक्स है उसको किससे एडजस्ट करें, टैक्स लायबिलिटी से। फिर ये तीसरा केस हम यहाँ पढ़ने लगे थे क्या, कि अगर आपको किसी केस में क्या बना दिया गया, विदहोल्डिंग एजेंट। जैसे एम्प्लॉयर, आप एम्प्लॉयर हैं और आप बतौर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की सैलरी से टैक्स विदहोल्डिंग नहीं करते, तो फिर वो जो एम्प्लॉय की सैलरी आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस के अगेंस्ट क्या बननी चाहिए थी, एक्सपेंस। इनकम तो एम्प्लॉय के लिए ना, आपके लिए क्या है, एक्सपेंस। तो वो एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जरा गौर करें। एम्प्लॉय किस काम के लिए रखा है, कि वो आपको सर्विसेज दे और आपके बिजनेस को पैसा कमा के दे। तो एम्प्लॉय की सैलरी सेक्शन 20 के हिसाब से होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकम फ्रॉम बिजनेस जनरेट करने के लिए है। तो इसका मतलब सैलरी बतौर एक्सपेंस सेक्शन 20 को क्वालिफाई करता है। सेक्शन 20 याद है, भूल चुके हैं? सेक्शन 20 हमें गाइडलाइन दे रहा है कि हम कौन कौन से एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं। तो उसने हमें बुनियादी कायदा क्या दिया, हर वो एक्सपेंस जो होली एंड सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस जनरेट करने के लिए खर्च हुआ है वो आपका एक्सपेंस है। एडवर्टाइजमेंट आपका एक्सपेंस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपका एक्सपेंस है, एम्प्लॉय की सैलरी, प्रॉपर्टी जिस पर बिजनेस हो रहा है उसका रेंट, अगर प्रॉपर्टी आपकी जाती है तो फिर उसका प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब आप क्या करेंगे, एक्सपेंस के तौर पर क्लेम करेंगे। लेकिन लॉ ये कह रहा है कि अगर कोई भी एक्सपेंस जो होली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए हो, लेकिन आपके ऊपर एक जिम्मेदारी थी क्या, कि वो पेमेंट करते वक्त, जैसे एम्प्लॉय को सैलरी पे करते वक्त क्या करना था, कब करना था, जब 6 लाख से उसकी सैलरी एक्सीड करे। और कुछ केस में भले 6 लाख से एक्सीड ना करे फिर भी करना था, कब, डायरेक्टरशिप फी पर 20%। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर वो एक्सपेंस या वो पेमेंट जिस पर टैक्स विथहोल्डिंग नहीं हुई, उतनी पेमेंट आपको डिस अलाउ कर दी जाएगी, एड बैक करनी पड़ेगी, होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकम फ्रॉम बिजनेस होने के बावजूद। ठीक है जी। तो सर बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। अगर हम स्टार्ट करते हैं अपनी एसओसीआई से, तो बहुत सारे एक्सपेंस अकाउंटिंग प्रॉफिट की एसओसीआई में क्या हुए हैं, चार्ज हुए हैं। सबसे पहले परचेजेस, आवाज नहीं आ रही बेटा, सबसे पहले परचेजेस जो क्या कैलकुलेट करने में इस्तेमाल हो रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद दीगर एक्सपेंस आएंगे, सैलरी बाद में आएगी, रेंट बाद में आएगा, कमीशन बाद में आएगा, एडवर्टाइजमेंट बाद में आएगी, प्रॉपर्टी टैक्स बाद में आएगा। तो इसका मतलब ये सारे एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, लेस हो रहे हैं ना। किसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, इनकम फ्रॉम बिजनेस के अगेंस्ट। ठीक है जी, यानी अकाउंटिंग प्रॉफिट में सब कुछ लेस हुआ होगा। अब यहाँ पे लॉ क्या कहता है, ये सेक्शन 21C है, एनी एक्सपेंडिचर पेमेंट ऑफ विच इज सब्जेक्ट टू विथहोल्डिंग टैक्स इज नॉट अलाउबल टैक्स एक्सपेंस। हर वो पेमेंट जो आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बोले यार, बोलना पड़ेगा, हर वो पेमेंट जो आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक्सपेंस है। आप सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी क्या है, एक्सपेंस है। आप रेंट पे कर रहे हैं, रेंट क्या है, एक्सपेंस है। आप अपने बिजनेस के लिए इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं, परचेजेस क्या है, एक्सपेंस है। आप सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं, तो लायबिलिटी आप सेटल कर रहे हैं। कौन सी लायबिलिटी,
वो जो गुड्स परचेज करने के लिए आपने क्या की थी, क्रिएट की थी, वो आपका एक्सपेंस, वो लाइबिलिटी आपके एक्सपेंस से बिलोंग करती है ना। तो हर वो पेमेंट जो आपके लिए एक्सपेंस हो, चाहे आप उस एक्सपेंस की पेमेंट डायरेक्टली करें या उसकी लाइबिलिटी क्रिएट करने के बाद उसको क्या करें, सेटल करें, क्योंकि आप बिजनेस इनकम में अपने एक्सपेंस को क्लेम करेंगे किस बेस पर, अक्रूवल बेसिस नहीं। तो हर वो पेमेंट या लाइबिलिटी की सेटलमेंट जिसको आपने अपने बिजनेस के लिए क्या माना है, एक्सपेंस माना है, उसकी पेमेंट करते वक्त अगर आपको लॉ ने क्या बनाया हो, विद होल्डिंग एजेंट, और आप टैक्स विदहोल्ड ना करें, तो बुनियादी कायदा क्या सीखने को मिला, वो एक्सपेंस आपको डिस अलाउ हो जाएगा unless the person has to paid unless the person has paid or deducted and paid the required withholding tax। आपने जुमला नहीं पढ़ा, मैं दोबारा पूरी लाइन पढ़ रहा हूँ। एनी एक्सपेंडिचर, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इनकम फॉर्म बिजनेस कैलकुलेट करना चाहते हैं। एनी पेमेंट ऑफ विच withholding tax is not allowable tax expense। हर वो पेमेंट, हर वो एक्सपेंस जिसकी पेमेंट सब्जेक्ट टू विदहोल्डिंग टैक्स थी, वो आपका एक्सपेंस नहीं है, वो आपका एक्सपेंस नहीं है जब तक द पर्सन हैज पेड, जब तक द पर्सन हैज पेड और डिडक्टेड एंड पेड द रिक्वायर्ड विदहोल्डिंग टैक्स। क्या मतलब, सुनिएगा अल्फाज बड़े कीमती अल्फाज। द पर्सन कौन, विदहोल्डिंग करने वाला। आपने पेमेंट कर दी, टैक्स विदहोल्ड नहीं किया, अब अपनी जेब से पे करो। अब पर्सन हैज पे, अपनी जेब से पे कर दो, तुम्हें एक्सपेंस अलाउ कर दिया जाएगा। समझ पा रहे हो बात? टैक्स ऑन टैक्स। अगर सैलरी की बात कर ले तो फिर उसका सैलरी में इनकम के लिए अलग ट्रीटमेंट है, यानी एम्प्लॉय को आपने सैलरी दे दी टैक्स विदहोल्ड किए बगैर, तो फिर अब वो टैक्स अपनी जेब से पे कर दो, उसके लिए बनेगा ना टैक्स ऑन टैक्स का मसला। आपका मसला क्या है, ग्रॉसिंग, जो ग्रॉस ऑफ अमाउंट है ना, वो आप एफबीआर को पे करो, अपनी जेब से पे करो। अच्छा जी, अपनी जेब से नहीं पे करना चाहते तो क्या करो, उसकी सैलरी से डिडक्ट करो और हमें पे कर दो, फिर हम तुम्हें क्या करेंगे, सैलरी को एक्सपेंस के तौर पे अलाउ करेंगे। यानी कोई भी एक्सपेंस जिसकी पेमेंट सब्जेक्ट टू विदहोल्डिंग टैक्स हो, उस केस में आपको विदहोल्डिंग एजेंट बनाया गया हो और आप उसमें टैक्स विदहोल्ड ना करें। अच्छा, विदहोल्ड कर दे लेकिन एफबीआर को जमा ना करवाएं, तब भी अलाउ नहीं हो। अल्फाज विद, या तो अपनी जेब से पे कर दे या डिडक्ट करके एंड पे करें। डिडक्ट कर लिया, पे नहीं किया, कमा लो। समझे बात या नहीं? तो डिडक्टेड एंड पेड मिलाकर है। समझ पाए बात या नहीं? अच्छा जी, तो सर एक्सपेंसेस को तो लंबी लंबी फहरिस्तें हैं सर। सबसे प्राइमरी एक्सपेंस किसी बिजनेस का क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या है, परचेजेस। अब ये बात हो रही है परचेजेस। ये एग्जांपल बहुत सारे बच्चे पिक नहीं करते, बड़ी टेक्निकल एग्जांपल है, प्लीज इसको अच्छी तरह सुनिएगा, मैं मिसाल दे रहा हूं। However, अब वो एक एक करके मुख्तलिफ नाम लेगा। इसका मतलब क्या है, रूल बड़ा जनरल है। जिस एक्सपेंस की पेमेंट करते वक्त टैक्स विदहोल्ड ना हो, उस पेमेंट वाले अमाउंट को जो आपने एक्सपेंस क्लेम किया उसको एड बैक करवा दे, जनरल रूल है। लेकिन अगर जिस चीज को स्पेशली डिस्कस किया गया उसका रूल वही होगा जो स्पेशल डिस्कशन में आ रहा है। ये है याद करने वाली बात। तो सर हमने, सुनिएगा सुनिएगा, हमने 10 लाख की गुड्स परचेज की, आवाज नहीं आ रही, हमने 10 लाख का रॉ मटेरियल परचेज किया, हमने 10 लाख की फिनिश गुड्स बनी बनाई परचेज कर। अगर हम कौन है, क्या कहते हैं, रिटेलर बोल सकते हैं, यानी हम ट्रेडर हैं, तो हम किसी से गुड्स खरीद के बेचते हैं। और हम कौन है, अगर मैन्युफैक्चरर है तो हम क्या करते हैं, रॉ, या तो रॉ मटेरियल परचेज करेंगे या बनी बनाई गुड्स परचेज करेंगे। दोनों सूरतों में हमने गुड्स परचेज की। आवाज नहीं आ रही बेटा, कितने की परचेज की गुड्स, साल भर में कितने की गुड्स परचेज की, एग्जाम्पल दी मैंने, कितने की परचेज की यार, आवाज नहीं। और 10 लाख रुपए हमने पे कर दिए विदाउट विथहोल्डिंग टैक्स। कल पिछली क्लास में याद होगा आपको, एक कंपनी
यानी बैंक एक बिजनेस से एसी खरीद रहा था, तो वो उस कैटेगरी में था कि उसको पेमेंट करते वक्त टैक्स विदहोल्ड करना था। तो अब आप बोलेंगे जब हम रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करते हैं ना, और हम कौन है, कंपनी है, तो हमें उन पेमेंट्स पर भी टैक्स विदहोल्ड करना होता है अपने सप्लायर्स का। अगर हमने अपने सप्लायर्स को सेटल कर दिया विदाउट, अच्छा मैं आमतौर पे इंडिविजुअल, मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, तो अगर मैं रॉ मटेरियल वाले केस में विदहोल्डिंग एजेंट बनाया नहीं गया, जवाब तो देना बेटा, तो इसका मतलब मेरे ऊपर टैक्स विदहोल्ड करने की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, तो अब मेरा एक्सपेंस डिसअलाउ नहीं होगा। लेकिन पहला आपको समझना चाहिए कि क्या जिस केस में आपको एक्सपेंस डिसअलाउ किया जा रहा है उस केस में आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं भी या नहीं। रेंट की बात करूंगा, रेंट के चैप्टर में मैं आपको कुछ विदहोल्डिंग एजेंट की लिस्ट पढ़ाकर आया था, आज उसको दोबारा रिकॉल करने का वक्त है। ऐसे सारे पिछले कहानियां क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। इधर अभी नहीं ला रहे, पहले ये बात सुन ले। हमें रॉ मटेरियल परचेज किया 10 लाख का पूरे साल में, और हम इस केस में पेमेंट करते वक्त क्या है, विदहोल्डिंग एजेंट। हमने पूरे 10 लाख रुपए सेटल कर दिए विदाउट विदहोल्डिंग टैक्स। तो क्या अब हमें सर रॉ मटेरियल वाले केस में या परचेजेस ऑफ गुड्स वाले केस में पूरे 10 लाख रुपए डिसअलाउ हो जाएंगे? नहीं, लॉ कहता है इस, क्योंकि अगर पूरे 10 लाख रुपए डिसअलाउ हो जाएं तो आपकी सेल ही आपका क्या बन जाएगी, प्रॉफिट बन जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आएगा फिर? तो आपका एक्सपेंस ही पूरा रिवर्स हो गया, कौन सा, प्राइमरी। फिर ये तो आपके लिए क्या हो गया, इनजस्टिस हो गया। तो उन्होंने लिमिट लगा रखी है कि रॉ मटेरियल और गुड्स की परचेज वाले केस में एक्सपेंस कितना डिसअलाउ करेंगे, 20%। 10 लाख का 20%, 10 लाख का 20%। तो आपने अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट में कितना एक्सपेंस ऐड बैक करवाना है, 2 लाख रुपए। यानी आपको अलाउ कितने हुए, 8 लाख, डिसअलाउ कितने हुए, 2 लाख। यानी परचेज वाले केस में ज्यादा में ज्यादा, परचेज वाले केस में ज्यादा में ज्यादा, पक्का? अच्छा अब बात सुनिएगा, फिर एग्जाम्पल को रिवाइज कर रहा हूं और इस एग्जाम्पल में तब्दीली हो रही है ना, उसको समझिएगा बनाए मेरे बात। मैं बात का समझा रहा हूं। आपने 10 लाख की गुड्स परचेज की साल भर में, क्लियर? उसमें से 7 लाख की पेमेंट्स के ऊपर आपने टैक्स विदहोल्ड किया और 3 लाख की परचेज पे आपने टैक्स विदहोल्ड नहीं किया। तो एक्सपेंस का कितना पोर्शन है जो आपको डिसअलाउ होना चाहिए, 3 लाख रुपए जनरल रूल के हिसाब से। यार आप जवाब दें, लेकिन आपकी टोटल परचेज कितनी है, उसका 20% कितना बनता है। तो अब आप ज्यादा में ज्यादा डिसअलाउ कितना करेंगे, 2 लाख ही करेंगे, 3 लाख नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 20%। बात समझ में आ रही है? एक मिसाल और लेते हैं। आपने साल भर में गुड्स कितनी परचेज की, 10 लाख रुपए की। आपने 9 लाख की पेमेंट्स के ऊपर टैक्स विदहोल्ड किया, 1 लाख की पेमेंट में टैक्स विदहोल्ड नहीं किया। अमाउंट डिसअलाउड कितना हो रहा है, 1 लाख रुपए। इसको कंपेयर करें टोटल परचेज के 20% से, तो अब वो 2 लाख जो लिमिट है वो ज्यादा है और एक्चुअल डिसअलाउड कम है। तो अब इस केस में एक्चुअल डिसअलाउड कितना, 1 लाख क्या हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जो 20% है वो मैक्सिमम है। अगर एक्चुअल डिसअलाउड अमाउंट इससे क्या हो, कम हो, तब आपने एक्चुअल लेना है। लेकिन अगर एक्चुअल डिसअलाउड अमाउंट 20% से क्या हो, ज्यादा हो, तो फिर आपने ज्यादा में ज्यादा 20% क्या करना है, डिसअलाउ करना है। भाई ये बात समझ में आई कि नहीं आई? However, disallowance in respect of purchases of raw materials and finished goods shall not exceed 20% of purchases of raw materials and finished goods. यानी इस केस में, फिर बोल रहा हूं, जुमला आप पिक कर, इस केस में ज्यादा में ज्यादा जो अमाउंट डिसअलाउ होगा वो आपकी साल भर की परचेज का 20% होगा।
उससे ऊपर डिसअलाउ नहीं होगा। तो पहला काम, पहला स्टेप इसमें ये है कि आप निकालें उन पेमेंट्स का अमाउंट जिन पर आपने टैक्स विदहोल्ड नहीं किया, उनका कर लें सम, उसका निकाल लें टोटल। टोटल आ रहा है 4 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल। अब आपने निकाली टोटल परचेज, वो कितनी थी 10 लाख, उसका निकाला आपने 20%, वो कितना आ रहा है 2 लाख। अब 4 लाख ऐड बैक करवाएं या 2 लाख, विच एवर इज लोअर, ऐसे कर लो चलो। ठीक है जी। तो इसका मतलब इस केस में ज्यादा में ज्यादा अमाउंट डिसअलाउ कितना होगा, ये पॉइंट अब तक पेपर में टेस्ट नहीं हुआ। ठीक, ठीक है जी। उसके बाद यहां तक कोई मसला है? मैं फिर बोल रहा हूं, हाउएवर disallowance in respect of purchases of raw material and finished goods shall not exceed 20% of purchase of raw material and finished goods. इस केस में ज्यादा परचेज का 20% डिसअलाउ होगा, यानी 80% कॉस्ट तो हर हाल में अलाउ होगी। पक्का? चलिए, इट मीन्स दैट डिफॉल्ट इन विदहोल्डिंग टैक्स, आपने अपना टैक्स पे करने में डिफॉल्ट किया है? नो, आपने किसी और का टैक्स पे करने में डिफॉल्ट किया, लेकिन वो टैक्स डिफॉल्ट किया क्योंकि आप उसकी पेमेंट कर रहे थे। विल रिजल्ट इन डिसअलाउंस ऑफ सच एक्सपेंडिचर, आपको डिफॉल्ट करने की सजा मिल रही है बतौर विदहोल्डिंग एजेंट कि आपने टैक्स विदहोल्ड नहीं किया। वो सजा क्या है आपके लिए? एक्सपेंस का डिसअलाउ। However, the commissioner has, हाँ, अगर आपने टैक्स विदहोल्ड नहीं किया, कमिश्नर ने आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया, उस एक्शन में कमिश्नर ने वो अमाउंट या तो आपसे रिकवर कर लिया या वो उस शख्स से रिकवर कर लिया जिसको आपने बगैर, तो टैक्स डिपार्टमेंट का मकसद तो पूरा हो गया ना, उनको तो उनका टैक्स मिल गया, झगड़ा खत्म। अब तो हमारा एक्सपेंस अलाउ कर दो, अब तो आपका टैक्स आपको मिल गया है। तो आपको आपका टैक्स मिल गया, क्या मतलब सर इस बात का? बड़ा आसान मतलब, आपका एम्प्लॉई है, वो आपको टैक्स विथहोल्ड करने नहीं दे रहा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपका एम्प्लॉई आपको टैक्स विथहोल्ड करने, ऑप्शन नंबर 1, उसके टैक्स, उसकी सैलरी पे आप खुद अपनी जेब से टैक्स पे कर दो। यस और नो? वो ग्रॉस अप अमाउंट होगा, वो एक्चुअल टैक्स से भी ग्रॉस अप होकर बढ़ जाएगा, ठीक है, वो उसके लिए प्रोक्यूटेड होगा, आपके लिए सैलरी का पार्ट बन के एक्सपेंस बन जाएगा। कुछ समझ रहे हैं बात या नहीं? लेकिन आप चाहते हैं ग्रॉस अप करने से तो और मेरी जेब पे बर्डन बढ़ रहा है, मैं तो आपने टैक्स विथहोल्ड ही नहीं किया। पक्का? तो जब आपने टैक्स विथहोल्ड नहीं किया तो उसूली तौर पे आपका एक्सपेंस क्या होना चाहिए? कमिश्नर ने क्या किया, आपको नोटिस भेजा कि आपने अब तक टैक्स विथहोल्ड करके नहीं भेजा, ठीक है, उसने आपसे रिकवरी कर ली, एक्सपेंस क्या हो गया? अलाउ हो गया। कमिश्नर ने नोटिस दिया किसको कि भाई तुम टैक्स क्यों नहीं भरते, उसने रिटर्न फाइल कर दिया, एफबीआर को उसका टैक्स मिल गया, तो आपका एक्सपेंस क्या हो जाना चाहिए? अलाउ जाना चाहिए। या आपने तो विथहोल्ड नहीं किया, बाद में किसी मजबूरी की बिना पर उसको टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ गया और उसने खुद से वॉलंटरी बेसिस पर वो टैक्स एफबीआर को पे कर दिया, तो एफबीआर का मसला तो हल हुआ ना, ये नहीं हुआ? एफबीआर को एफबीआर का टैक्स मिल गया, तो अब आपका एक्सपेंस क्या होना चाहिए? अलाउ होना चाहिए। यानी अगर आपके विथहोल्ड किए बगैर भी एफबीआर को वो टैक्स मिल चुका है तो मसला हल, डिस्प्यूट खत्म, पैसे पहुंच गए। तो अब एक्सपेंस डिसअलाउ होने की वजह बनती है या नहीं बनती? नहीं बनती। ठीक है, आप बोल रहे हैं ठीक है मैंने डिफॉल्ट किया, मैंने विथहोल्ड नहीं किया, लेकिन क्या आपको आपका टैक्स पहुंच गया? हाँ पहुंच गया। अब मसला किस बात का? समझ पाई बात या नहीं? तो लिखा हुआ क्या है भाई, हम क्या पढ़ रहे हैं? इट मीन्स दैट, मैं बहुत इसको आराम आराम से पढ़ रहा हूँ क्योंकि एक एक लफ्ज जो है वो समझने वाला है। इट मीन्स दैट डिफॉल्ट इन केस ऑफ withholding tax will result in disallowance of such expenditure. However, the commissioner has power to recover from the recipient or the tax
और द पेयर रिसीव करने वाले से या पे करने वाले से, द अमाउंट ऑफ टैक्स नॉट डिडक्टेड और पेड, एंड इन दिस केस सेक्शन 21C शैल नॉट अप्लाई। सेक्शन 21C क्या है? विदहोल्ड ना करने पर एक्सपेंस डिस अलाउ होना, लेकिन अगर वही टैक्स विदहोल्ड हुए बगैर भी तो फिर सेक्शन 21C का कोई काम नहीं, यानी कि आपको आपका एक्सपेंस क्या होना चाहिए? अलाउ होना चाहिए। जी तब भी हो जाएगा, मसला ही नहीं, हो जाएगा। तरीके है उसके लिए, प्रोसीजर सीखना पड़ेगा। अभी मसला क्या है? अलाउड इज अलाउड, प्रोसीजर बाद में। उसके बाद इट शुड ऑल्सो बी कंसीडर्ड, मैं बता चुका हूं, वेदर आर टैक्स पेयर्स ऑब्लाइज्ड टू डिडक्ट टैक्स और नॉट। इसी बात, एक बंदा विदहोल्डिंग एजेंट ही नहीं है, आप बोल रहे हो तुमने टैक्स विदहोल्ड नहीं किया, उसने बोला मेरे ऊपर टैक्स विदहोल्ड करने की जिम्मेदारी कहाँ है? मिसाल के तौर पे आप लैंडलॉर्ड हो, याद करो, आप लैंडलॉर्ड हो, आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दी, वो कौन हो गया? टेनेंट। उसका काम क्या है? आपको रेंट पे करते वक्त टैक्स विदहोल्ड करे, अगर वो उस लिस्ट में आ जाओ। यार मैं जो बोल रहा हूँ कर लिया करो, जल्दी पहुंच जाओ, लिस्ट पे पहुंच जाओ, लिस्ट पे, शाबाश। इस तरह ये रिकॉल करने के तरीके हैं, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फायदे की वाली बात ही नहीं। मैं एक कंक्लूसिव पॉइंट बोल रहा हूं, आप उस कंक्लूसिव पॉइंट को तलाश कीजिएगा उस लिस्ट में। ये लिस्ट किस पेज पर है भाई, बता दें सबको? 119 पेज पर। आज हम कौन से पेज पर हैं? अच्छा, माशाल्लाह, चले खैर, ये वाकई आपने पढ़ा है कि कितने पेजेस? बहुत बड़ी बात। अच्छा जी, तो मैं उस लिस्ट का कंक्लूसिव पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं। क्या आम तौर पर, ये नहीं सुन रहे ना भाई, ये मसरूफ है भाईजान, ये सफाई सुथराई वाले काम बाद में हो जाएंगे यार। ये मस्जिद में खुतबे के दौरान कारपेट से खेलने वाले काम बाद में हो जाएंगे, ठीक है? ये मस्जिद में बच्चे खेल रहे थे ना कार, आप देखते हैं वो कारपेट पर डिजाइन बना रहे थे, बैठे वैसे। आप भी तो बच्चे ही है ना, और क्या है? आपको सैंडविच खिलाता है वो भी खा लेंगे, खाता हूं मैंने कहा ना आपको, मैं हर तरह से साबित करना चाहूँ। सवाल है किसका खाते हैं? छोटी बहन का सैंडविच का, देख लिया? जी जी बिल्कुल सही कहा। बच्चों की चीजों पे हमला। अब मैं क्या कह रहा था आपसे, मैं पॉइंट बता रहा हूं आपको कि बतौर टेनेंट, बतौर, दोहराएं इस बात को, बोले बतौर टेनेंट आमतौर पर इंडिविजुअल और एओपी विदहोल्डिंग एजेंट्स नहीं है, अनलेस कि जो वो रेंट पे करे वो 1.5 मिलियन हो या उससे ज्यादा हो। देखो यहाँ पेपर में गलती होती है, बोले 1.5 मिलियन एक्सीड करे, जवाब गलत हो जाएगा। वो जो ग्रॉस रेंट पे करें 1.5 मिलियन हो या उससे ज्यादा हो, तब हम इंडिविजुअल और एओपी को विदहोल्डिंग एजेंट मानेंगे, या फिर वो इंडिविजुअल एओपी एक स्पेशल कैटेगरी में फॉल कर जाएं, वो बुटीक चला रहे हों, ब्यूटी पार्लर चला रहे हों, ठीक है जी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे हों, हॉस्पिटल या क्लिनिक चला रहे हो, मैटरनिटी होम चला रहे हैं, सारी लिस्ट वहां मौजूद है आपके पास। तो अगर आप ये वाला बिजनेस कर रहे हैं तो आप विदाउट एनी थ्रेशोल्ड, यार आपको पता ही नहीं आपके साथ क्या हो जाएगा। आप इस बात को बहुत लाइट दे रही हैं, बात बहुत ही ज्यादा टेक्निकल। अगर आप समझते हैं, आपको बताती है, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप मुझे जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन करने पड़ेंगे ना आपको जगाने के, ताकि आप होश में है। मसला क्या बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल एओपी अगर उनका ग्रॉस रेंट भले 1.5 मिलियन हो या उससे अबव, मतलब 1.5 मिलियन से अबव ना हो, तब भी वो विदहोल्डिंग एजेंट हो सकते हैं। कब? जब वो स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ बिजनेस में फॉल करते हो। यस और नो?
क्या ये बात क्लियर है? तो फर्ज करें आप एक इंडिविजुअल हैं, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, ना आप बुटीक हैं, ना ब्यूटी पार्लर है, ना जो आगे तक नाम आ रहे हैं, कुछ इनमें से कुछ भी नहीं, और आप साल का जो ग्रॉस रेंट पे कर रहे हैं वो 12 लाख रुपए है। क्या आपको बतौर इंडिविजुअल, आप कर बिजनेस रहे हैं, ठीक है जी, क्या आपको बतौर इंडिविजुअल अपने टेनेंट को, अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे करते वक्त टैक्स विथहोल्ड करना है? क्योंकि आप इस केस में विथहोल्डिंग एजेंट नहीं। क्या ये 12 लाख जो आपने अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एक्सपेंस चार्ज किया होगा, कि ये 12 लाख जैसा एक्सपेंस अकाउंटिंग में है वैसा ही टैक्स में अलाउ होगा, या इसमें से कुछ आपको एड बैक करने की जरूरत है? इसका मतलब कुछ भी एड बैक करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आप इस केस में विथहोल्डिंग, तो आप पर टैक्स, कोई बोल सकता है कि भाई तुमने टैक्स विथहोल्ड क्यों नहीं किया, तो आप क्या बोलोगे? मैं रेंट पे करने वाले केस में विथहोल्डिंग एजेंट की लिस्ट में नहीं आता। कब आऊंगा? मैं बतौर, देखो जुमला पूरा करना, मैं बतौर इंडिविजुअल उन टेनेंट्स की लिस्ट में नहीं आता जिनको रेंट पे करते वक्त टैक्स विथहोल्ड करना होता है। बेहतरीन बात। तो कब आऊंगा? जब या तो ग्रॉस रेंट 15 लाख या उससे ऊपर हो, या फिर मैं स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ, मतलब अगर यूसुफ बुटीक चला रहा है, यूसुफ बुटीक चला रहा है, ठीक है जी, और वो ग्रॉस रेंट पे करता है साल का 12 लाख रुपए, तो क्या वो विथहोल्डिंग एजेंट है? yes, और उसने इन 12 लाख रुपए के ऊपर कोई टैक्स विथहोल्ड नहीं किया, तो क्या इन्होंने विथहोल्डिंग करते वक्त डिफॉल्ट किया? डिफॉल्ट कहलाएगा। अब इस 12 लाख को यूसुफ ने अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या माना हुआ है? एक्सपेंस माना हुआ। तो क्या अब ये एक्सपेंस यूसुफ को बतौर एक्सपेंस अलाउ होगा, या यूसुफ की टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते वक्त एड बैक कर दिया जाएगा? पक्का? अच्छा जी, अब जरा मेरी बात और सुनिए। यूसुफ का पर मंथ रेंट तय हुआ 1 लाख रुपए साल का, और यूसुफ बुटीक चला रहा है, इट मींस यूसुफ इज अ विथहोल्डिंग एजेंट। पक्का? यूसुफ ने ये बिजनेस शुरू किया है 1 मई से, यूसुफ पर कितने मंथ्स का रेंट ड्यू हुआ? टैक्स ईयर का सोचना नहीं, आप दिमाग नहीं चलाएंगे। यूसुफ पर कितने मंथ्स का रेंट ड्यू हुआ? 2। पक्का? मई जून क्या है, 2 महीने है ना। यूसुफ ने अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितने मंथ्स का रेंट एक्सपेंस क्लेम किया? 2 महीने का। पक्का? और यूसुफ विथहोल्डिंग एजेंट है, यूसुफ ने टैक्स विथहोल्ड नहीं किया, नहीं किया। क्या यूसुफ को ये एक्सपेंस डिसअलाउ होगा? अच्छा, यूसुफ बोलता है ठीक है, मैं इस पे विथहोल्ड करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा, मेरा दिल नहीं चाह रहा, इसलिए ऐसे बोला, मैं पढ़ना चाह रहा हूं लेकिन नहीं मैं पढ़ना नहीं चाह रहा, मेरा दिल नहीं चाह रहा, ऐसे इसलिए। ना ना ना, टैक्सेबल इनकम की बात नहीं। जब यूसुफ विथहोल्डिंग, पहले बताओ, पहले एक एक बात को क्लियर करते चलो, क्या यूसुफ इस केस में विथहोल्डिंग एजेंट है? वजह बताइए। जबरदस्त। अभी इसने कितना रेंट पे किया है, या इस पे कितना रेंट ड्यू हुआ है? 2 लाख। अच्छा, यूसुफ का अब जो लैंडलॉर्ड है वो देखना है कौन है। वो लैंडलॉर्ड कंपनी भी हो सकती है, वो कोई दूसरा इंडिविजुअल, या आइए मान लीजिए यूसुफ का जो लैंडलॉर्ड है वो अमान। अमान कौन है? इंडिविजुअल। अब यूसुफ इसको रेंट पे करते वक्त टैक्स विथहोल्ड करना चाहता है, वो किस रेट से विथहोल्ड करे? जाके देखिए जरा। मतलब यूसुफ कह रहा है मैं विथहोल्ड करना तो चाहता हूं, लेकिन आपने जो मुझे लिस्ट दी है उसमें 3 लाख तक विथहोल्डिंग क्या है? निल है, अगर मेरा लैंडलॉर्ड इंडिविजुअल या एक लोग।
तो मैं कैसे विदहोल्ड करूं? तो सर मैं तो सजावार नहीं हुआ ना, आपकी लिस्ट में जो बताया मैंने तो वो किया, तो मैंने लिहाजा इस 3 लाख रुपए के ऊपर या 2 लाख के ऊपर टैक्स विदहोल्ड नहीं किया, तो मुझे तो मेरा एक्सपेंस अलाउ करो ना जज साहब। समझे बात यार? तो ऐसे बात समझ में आई? तो इसका मतलब कहानी कहां कहां से लिंक करते करते कहां पहुंचेगी आपको पता है। मतलब आप विदहोल्डिंग एजेंट थे, आपने विदहोल्ड नहीं किया, लेकिन फिर भी आपका एक्सपेंस अलाउ नहीं हो रहा, क्योंकि विदहोल्डिंग करने के लिए जो रेट अप्लाई करने के लिए दिया गया था उस रेट में यार। लेकिन अभी इसी केस में मैं यूसुफ को एक्सपेंस अलाउ करवाता हूँ। आओ मैदान। यूसुफ ने प्रॉपर्टी रेंट पे कब से ली? मई से। यूसुफ पर कितने मंथ्स का रेंट दी हुआ? 2 महीने का। यूसुफ बुटीक चला रहा है, क्या यूसुफ विदहोल्डिंग एजेंट है? हाँ है। यूसुफ ने इस रेंट को पे करते वक्त टैक्स विदहोल्ड नहीं किया। यूसुफ का लैंडलॉर्ड कंपनी। पढ़ो 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 पढ़ो, चैप्टर ही याद नहीं है ना आप लोगों को, क्या करूं मैं आपका? बेकार लोग हो आप लोग यार। अगर ऑनर कंपनी हो तो विदहोल्डिंग रेट कितना है? 15% है। तो अब कहां थ्रेशोल्ड है? अब तो यूसुफ को 15% टैक्स। यूसुफ के पास ये वाला एक्सक्यूज है कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। ये एक्सक्यूज यूसुफ के पास कब है? जब इसका लैंडलॉर्ड कौन हो, एओपी या इंडिविजुअल। अब अगर लैंडलॉर्ड कौन है तो कितना परसेंट है इस पर? ग्रॉस रेंट पर 2 लाख का 15%। यूसुफ ने 30,000 विदहोल्ड करना था, आवाज नहीं आ रही बेटा, नहीं किया। अब यही 2 लाख रुपए इसको क्या हो गए? डिसअलाउ। सिचुएशन समझ पा रहे हैं या नहीं? हाँ बेटा क्लियर है बात यार? तो मैंने तो आपको अपनी तरफ से एग्जांपल दिया। देखिए ये एक मिसाल है, एक हेड की मिसाल है कि इस केस में इंडिविजुअल और एओपी आमतौर पे विदहोल्डिंग एजेंट नहीं है। इस तरह अलग अलग किस्म की पेमेंट्स हैं, लॉ में विदहोल्डिंग एजेंट्स की लिस्ट बनी हुई है कि कौन सी पेमेंट में कौन विदहोल्डिंग एजेंट है। सुनिएगा बात को, जब हम पढ़ते हैं ना सैलरी, तो हम उसमें लिखा होता है एवरी एम्प्लॉयर। क्या मतलब? अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो भले आप कौन हो, इंडिविजुअल हो, आप एओपी हो, आप कंपनी हो, यू आर। तो हर एम्प्लॉयर जो सालाना 6 लाख से ऊपर की सैलरी किसी भी एम्प्लॉय को दे रहा है वो एम्प्लॉयर विदहोल्डिंग एजेंट है, उसको टैक्स विदहोल्ड करना है। लेकिन ये एवरी एम्प्लॉय वाला लफ्ज या एवरी पर्सन वाला लफ्ज रेंट वाले केस में नहीं, दूसरे केस में नहीं, डिविडेंड वाले केस। डिविडेंड कौन देगा? कंपनी देगी। दूसरे केसेस में नहीं। डिविडेंड तो वैसे एक्सपेंस अलाउ होने वाली कहानी नहीं है, क्योंकि डिविडेंड तो हम वैसे रिटेन अर्निंग पे चार्ज करते हैं। तो बताने का मतलब है विदहोल्डिंग एजेंट के कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। क्या हर पेमेंट में हर टैक्स पेयर विदहोल्डिंग एजेंट है? नो। उस रेलेवेंट हेड को स्टडी करना पड़ेगा कि क्या इस हेड में आप विदहोल्डिंग एजेंट है या नहीं। पहला सवाल यही होगा हमेशा। अगर हम विदहोल्डिंग एजेंट ही नहीं तो हमारा एक्सपेंस डिसअलाउ होना नहीं चाहिए। तो लिखा हुआ क्या है जरा इसको पढ़िएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसी एग्जांपल दी गई है जो जिनकी प्रैक्टिस आपके कोर्स में नहीं, लेकिन खाली आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर दी गई। इट शुड बी कंसीडर्ड वेदर जुमला भाई वही है जो मैं पढ़ा समझा चुका हूँ। अब इस लाइन को पढ़ लें और अपने दिमाग में फीड करें। इट शुड ऑल्सो बी कंसीडर्ड वेदर टैक्स पेयर इज ऑब्लाइज्ड टू डिडक्ट टैक्स और नॉट। सबसे पहले क्या देखो कि जिसका एक्सपेंस डिसअलाउ किया जा रहा है, तुम कौन हो? तुम टैक्स कंसल्टेंट हो। तुम केस लड़ रहे हो किसका? अपने क्लाइंट का। तुम्हारे क्लाइंट के साथ क्या हुआ? उसका क्या हुआ? तो तुम उसकी जंग लड़ रहे हो कमिश्नर साहब से। और वो कमिश्नर जिससे तुम पहली जंग लड़ोगे उसका नाम होगा कमिश्नर अपील्स, यानी वो जज साहब, यानी एफबीआर के अंदर जज बैठा होगा पहला जिसके पास आपका केस जाएगा, उसका नाम क्या होगा? कमिश्नर अपील। तो आप कमिश्नर अपील के पास जाके केस लड़ोगे। तो आप सबसे पहले केस की तैयारी कैसे करोगे कि आप देखोगे भाई इस केस में ये शख्स विदहोल्डिंग एजेंट है भी या नहीं। एन इंडिविजुअल और एओपी हैविंग टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल्स रेवेन्यू ऑफ लेस देन 100 मिलियन। देखो रेंट का अलग केस बन गया,
मैं बड़ी खाता, रेंट का अलग, रेंट के विदहोल्डिंग एजेंट डिफाइन हो गए, सैलरी का विदहोल्डिंग एजेंट डिफाइन हो गया। अब अगर लॉ ने किसी का विदहोल्डिंग एजेंट डिफाइन ना किया या उसमें इंडिविजुअल एओपी का नाम ना लिखा हो, तो फिर इंडिविजुअल एओपी उस केस में विदहोल्डिंग एजेंट कब बनेंगे, ये लिखा कि अगर उस एओपी और इंडिविजुअल का सालाना टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर कितना है, 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़। अगर आपका एनुअल टर्नओवर 10 करोड़ है, 10 करोड़ से कम है, इज नॉट obliged to deduct tax while making payment on account of commission। आप कमीशन दे रहे हैं, अच्छा लव्स कमीशन, धोखा, सबसे बड़ा धोखा पेपर में, सबसे बड़ा धोखा ये कमीशन, अंडरलाइन तो कर लो यार इसको, कमीशन। सर ये कौन सा कमीशन है जो एजेंट्स को दिया जा रहा है, एजेंट्स का कमीशन, एजेंट्स की इनकम है, कौन से हेड में, इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में। लेकिन कुछ कैसा, देखो सुनो बात को, कोई ऐसा कमीशन हो सकता है कि एम्प्लॉय को दिया जाता है, आवाज ही नहीं आ रही है। आपका टर्नओवर है 50 मिलियन, आप कौन है, इंडिविजुअल, आपका टर्नओवर 100 मिलियन से कम है ना, आप अपने एम्प्लॉय को कमीशन दे रहे हैं, आपने कमीशन पे करते वक्त टैक्स विथहोल्ड नहीं किया, ये बोलते हुए कि भाई मेरा टर्नओवर तो 50 मिलियन, सही किया गलत, गलत किया, क्योंकि ये कमीशन उसकी सैलरी है और सैलरी में लिखा हुआ है एवरी एम्प्लॉयर इज विथहोल्डिंग एजेंट। तो अगर उसकी सैलरी 6 लाख से एक्सीड करती है और आप ये बोल सकते हैं कि मैं बतौर इंडिविजुअल कमीशन पे टैक्स विथहोल्ड नहीं करूंगा, क्योंकि लॉ में मेरा टर्नओवर जो है वो 100 मिलियन से 100 मिलियन उससे अबव नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कमीशन किसको आप दे रहे हैं, एम्प्लॉय कमीशन कौन सा एड में जाएगा, सैलरी के एड में जाएगा। तो उस केस में तो आप विथहोल्डिंग एजेंट हुए ना, ये नहीं हुए, क्योंकि लॉ ने क्या कहा आपको, एवरी एम्प्लॉय। तो ये कमीशन फिर कौन सा वाला है, अदर देन एम्प्लॉयमेंट, जो रिसीव करने वाले की इनकम फ्रॉम बिजनेस है, तो ये कमीशन आपको धोखा ना दे। एंड इन दिस केस सेक्शन 21C shall not apply and therefore commission expense would remain admissible tax deduction। तो कब कमीशन एक्सपेंस चला होगा, आपने एक कमीशन पे किया एक एम्प्लॉय को 1 लाख रुपए का, जिसकी सैलरी 6 लाख से ज्यादा थी, आपने कोई टैक्स विथहोल्डिंग नहीं की। आपने एक कमीशन पे किया अपने एजेंट को 2 लाख रुपए का, उस पर भी कोई टैक्स विथहोल्डिंग नहीं की। दोनों कमीशंस के बारे में आपका मौकफ ये है कि क्योंकि आपका टर्नओवर 100 मिलियन से लेस देन है, लिहाजा कमीशन पे आपको टैक्स विथहोल्ड नहीं करना। तो आपका मौकफ कहाँ दुरुस्त है और कहाँ गलत है, एम्प्लॉय वाले केस में आपका मौकफ गलत है, क्योंकि वो कमीशन उसकी सैलरी है, लिहाजा सैलरी पे टैक्स विथहोल्ड होगा, तो वो 1 लाख रुपए आपको डिसअलाउ होगा। लेकिन जो दूसरे वाले 2 लाख रुपए जो आपने किसको पे किए अपने एजेंट को, तो क्योंकि अब आपका टर्नओवर 100 मिलियन से लेस देन है, लिहाजा वो जो 2 लाख रुपए हैं वो आपके लिए क्या रहेंगे, एक्सपेंसिव है। याद रहेगा या नहीं? अच्छा यस सर, मुश्किल बात है सर, यस सर बोलो इसको। ये एग्जाम्पल समझ में आ गई, लाख और 2 लाख वाली? Few more example where tax is not required to be deducted are where salary of an employee does not exceed the basic exemption। क्या है आजकल टैक्स ईयर 2022 के हिसाब से बेसिक एग्जेम्पशन? 23 में नहीं गया भाई अभी, और हमने 22 वाला ही पास करना है, हमने टैक्स 22 वाला पास करना है। खर्चा बढ़ जाएगा, 23 का खर्चा बढ़ जाएगा, किताब भी नहीं लेनी पड़ेगी, एग्जाम फीस भी देनी पड़ेगी, खर्चा बढ़ गया जी। अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, एक खर्चा नहीं बताया, शुक्र करो, जाने दो। Where salary of an employee does not exceed the basic exemption। नंबर 2, आवाज नहीं आ रही है,
पहले ये बताओ, ये वाली बात समझ में आ गई? आप कौन है? एम्प्लॉयर। क्या कर रहे हैं? बिजनेस। क्या रखा हुआ है? एम्प्लॉय। उसकी सालाना सैलरी जो है वो 3,60,000 रुपए। तो पर मंथ सैलरी क्या हो गई? 30,000 रुपए। इस एम्प्लॉय की सैलरी पर आपने कोई टैक्स विथहोल्डिंग नहीं की। सही है आप गलत है? आपका एक्सपेंस अलाउड डिसअलाउड? तो एक एम्प्लॉय नंबर 1 हम ऐसा बोलते हैं इसको। एम्प्लॉय नंबर 1 एंड मंथली सैलरी ऑफ ₹30,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो एनुअल सैलरी 3,60,000। एम्प्लॉय नंबर 2, यस सर, मंथली सैलरी 50,000 रुपए, सालाना सैलरी 6,00,000 रुपए। इसको कोई और परक रिजल्ट मिल गया तो ये सैलरी इस लेवल को क्रॉस कर जाएगी। एम्प्लॉय नंबर 3, मंथली सैलरी 90,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 12, 10,80,000। यस सर। टोटल सम, टोटल सम ही नहीं कर रहे हो तुम यार, क्या कर रहे हो? कैलकुलेटर अपना रखा हुआ है लेकिन नहीं खर्च करना है इसमें। 20 लाख। अब मेरा आपसे सवाल है, आप अगर बना रहे हैं अपनी SOCI और आपके पास यही 3 एम्प्लॉय है गिनती के, तो आपने टोटल कितना एक्सपेंस चार्ज किया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में? इसमें से आपने एम्प्लॉय नंबर 1 की सैलरी पे कोई टैक्स विथहोल्ड नहीं किया, एम्प्लॉय नंबर 2 की सैलरी पे कोई टैक्स विथहोल्ड नहीं किया, और सबसे बड़ा कमाल ये कि आपने एम्प्लॉय नंबर, वरना बोलता सर ये तो क्या गलत बात है ना, आप उन दोनों की सैलरी पे टैक्स विथहोल्ड नहीं कर रहे हैं, मेरी सैलरी पे टैक्स विथहोल्ड कर रहे हैं। उसको समझ नहीं आ रहा था, आपने बोला चलो भाई तुम्हारी सैलरी टैक्स विथहोल्ड नहीं करते। अब बताइए, आपको जो आपने 20,40,000 रुपए एक्सपेंस चार्ज किया हुआ है अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट के अगेंस्ट, अब जिसको आप चाहते हैं कि अब वो क्या बन जाए? टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम कन्वर्ट करते वक्त आपको क्या ये पूरा एक्सपेंस एड बैक करवाना है? 3,60,000 एड बैक करवाना है, 6 लाख एड बैक करवाना है, 10,80,000 एड बैक करवाना है? यस सर। लेकिन ये भी एड बैक नहीं करवाने। अब क्यों? देखा ये सर, अब क्यों? अब क्यों? अगर इस एम्प्लॉय ने ये टैक्स वॉलंटरली खुद पे कर दिया, FBR का तो टैक्स पे हो गया, उसका मसला तो हल हो गया, अब क्यों अब हमारा एक्सपेंडिचर अलाउ कर रहे हैं? देखो अब ये बात नहीं भूलनी हम, पहले आप सर डिसअलाउ करवाते हैं फिर आप बोलते नहीं होगा, अब क्यों? अब ये दिमाग घूमता है। लेकिन ये सारी बातें आपको दिमाग में रखनी है। जी सर। अरे भाई, सैलरी वाली बात का 100 मिलियन टर्नओवर से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है भाई, ये चीज ध्यान में रखिएगा। मैंने कहा जिन जिन केसेस में विथहोल्डिंग एजेंट होना डिफाइन कर दिया गया है, वहां तो वही रूल अप्लाई होगा जो बताया गया है। फिर मैंने कहा सैलरी वाले केस में कहा गया हर एम्प्लॉयर विथहोल्डिंग एजेंट है, उसका टर्नओवर भले 100 मिलियन से कम हो, 100 मिलियन से ज्यादा हो। ठीक है, मैं कमीशन वाले एग्जांपल फिर दे देता हूँ। नहीं जाने दे। तो सैलरी वाले केस में अगर आप विथहोल्डिंग एजेंट हैं और आप टैक्स विथहोल्ड ना करें, आपको सैलरी डिसअलाउ होगी, इसका टर्नओवर से कोई ताल्लुक नहीं। रेंट वाले केस में भी टर्नओवर से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी, पक्का? अच्छा, उसके बाद जहां जहां विथहोल्डिंग एजेंट डिफाइन ना हुए हो, तो उन केसेस में इंडिविजुअल और AOP विथहोल्डिंग एजेंट बनते हैं। जहां दीगर लोगों को विथहोल्डिंग एजेंट माना गया हो, वहां लिखा होगा कि इस केस में इंडिविजुअल AOP विथहोल्डिंग एजेंट कब है? जब इनका टर्नओवर 100 मिलियन हो या उससे ज्यादा हो। नहीं है, मैं बोल क्या रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूँ कि विथहोल्डिंग एजेंट नहीं है, ये बोल रहा हूँ विथहोल्डिंग एजेंट है। कब बोलूंगा पता?
जब टर्नओवर 100 मिलियन होगा या उससे ज्यादा होगा। नहीं है कब बोलूंगा, ठीक है। तो कमीशन जो हमने पे किया उस केस में बतौर इंडिविजुअल या एओपी आप विदहोल्डिंग एजेंट कब हैं? जब टर्नओवर 100 मिलियन या उससे ज्यादा हो। नहीं है, देखिए ये कमीशन कौन सा वाला है? अदर देन एम्प्लॉयमेंट वाला। तो अगर आपका टर्नओवर 100 मिलियन से कम है और आप जिस एम्प्लॉय को ये कमीशन दे रहे हैं उसकी सैलरी 6 लाख से एक्सीड करती है, तो इस कमीशन पर आपको टैक्स विदहोल्ड करना था, क्योंकि ये कमीशन नहीं, उस एम्प्लॉय की सैलरी है और सैलरी पर आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं बगैर किसी टर्नओवर लिमिट के। ये समझाया है मैंने। अब बताइए यहाँ कितनी सैलरी डिसअलाउ होगी? समझ, सही बात। पूरी भी सैलरी डिसअलाउ हो जाएगी, सारी एडबैक करवा दे। अब ये खुद तो समझ गया, चाहता कोई और ना समझे, ये मसला है सबसे बड़ा। आगे जाऊंगा ही नहीं मैं, आज इधर रुक गया हूँ भाई, एक हिस्से पर रुक गया हूँ। आप देखें हालत, देखें हमारी। उसके बाद ये बात यहां तक समझ में आ गई बेटा? अच्छा, उसके बाद वेयर पेमेंट इन एग्रीगेट ड्यूरिंग अ is less than rupees 75,000 for purchase of goods and rupees 30,000 on account of services। ये थोड़ी सी मुश्किल बात है, थोड़ी सी मुश्किल बात। इसके लिए 1 मिलियन वाली एग्जाम्पल को वापस ला रहा हूँ। सर कौन सा वाला मिल, कभी 100 मिलियन, कभी 1 मिलियन, कभी 1.5 मिलियन, इतने सारे मिलियन है। 1 मिलियन वाली एग्जाम्पल कौन सी दी थी? 1 मिलियन की एग्जाम्पल मैंने कब दी थी? परचेज वाली दी थी, सही है ना? अच्छा दोबारा आते हैं उस सबसे पहली एग्जाम्पल। सर 1 मिलियन की हमने गुड्स परचेज की, तो हमारी टोटल परचेजेस का सम क्या है सर? टोटल परचेज का सम क्या है सर? एक खामोशी है। 1 मिलियन। इस 1 मिलियन में हमने 1 लाख रुपए की पेमेंट करते वक्त टैक्स विदहोल्ड नहीं किया। आवाज नहीं आ रही? तो अभी हम क्या पढ़कर आए कि परचेज वाले केस में टैक्स विदहोल्ड ना होने की सूरत में ज्यादा में ज्यादा 20% अमाउंट डिसअलाउ होगा। यस और नो? ऐसा है, ठीक है जी। ज्यादा से ज्यादा 20% अमाउंट डिसअलाउ होगा। 10 लाख का 20%, 2 लाख रुपए। और आपका जो पेमेंट जिस पे टैक्स विदड्रॉल नहीं किया वो, तो आप बताइए कितना एड बैक करवाए? गुड, जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं, इसी एग्जाम्पल को यहाँ फिट करते हैं। आपने गुड्स कितनी परचेज की? 10 लाख। उसमें से आपने एक पेमेंट की है 60,000 रुपए एक सप्लायर को, ठीक है। और उस सप्लायर से वो आपकी साल भर की एक ही ट्रांजैक्शन है, साल भर में आपने उससे कोई और ट्रांजैक्शन नहीं की, और उस 60,000 की पेमेंट पर आपने कोई टैक्स विदहोल्ड नहीं किया। बताइए बताइए। तो क्योंकि वेयर पेमेंट इन एग्रीगेट इज लेस देन फॉर परचेज ऑफ गुड्स। अब साल भर में अगर आपकी पेमेंट 75,000 से एक्सीड ना करे, ठीक है जी, तो फिर क्या होगा? आप टैक्स विदहोल्ड ना करें तब भी वो आपको एक्सपेंस अलाउ हो, यानी आपको इस केस में उसको एड बैक करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन, वो लॉ की इंटरप्रिटेशन का मसला हो, इसको क्लियर करना पड़ेगा मुख्तलिफ तरीकों से। ये 75,000 जो है वो टोटल परचेज ऑफ गुड्स की लिमिट है या किसी इंडिविजुअल सप्लायर? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पर इसको किसी और पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से किसी की आपने सर्विस ली है और वो सर्विस के अमाउंट की पेमेंट जो एग्रीगेट है वो 30,000 से एक्सीड नहीं करती,
तब भी आपको, अगर आपने टैक्स विदहोल्ड नहीं किया तो भी आपको एक्सपेंस क्या होगा, अलाउ। फिर अगला केस क्या कहता है, मेरा पेमेंट हुआ, अगर आप किसी ऐसे नॉन रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं जिसकी पेमेंट पाकिस्तान में चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, यानी उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट है, तो ठीक है, आप टैक्स विदहोल्ड ना करें। फिर ये इंडिविजुअल और एओपी वाला केस जो आप पढ़ रहे हैं, जो भी मैंने पूरा पूरा केस आपको समझा दिया, ये वही है। इट मींस ये पूरा केस मैंने आपको समझाया बेटा। कंक्लूजन क्या है, शुरू दोबारा से, कंक्लूजन क्या है, परचेज नहीं भाई, जिस केस में आपको क्या बनाया गया और आपने टैक्स विदहोल्ड, तो आपको एक्सपेंस डिसअलाउ, लेकिन फिर भी कुछ सूरतें हैं अलाउ होने की, वो हमें जहन में बिठानी। ठीक, एंड करते हैं आप।